अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से क्या वफाकी और सूबाई हुकूमत एक पेज पर हैं? इस हवाले से आज वजीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा और ना ही ऑपरेशन की बात हुई है। उनका यह कहना था कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। वजीर आला केपी अगर दहशतगर्दों के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते तो उनके दोस्त ना बने। दहशतगर्दों के पेट्रन इन चीफ बानी पीटीआई हैं। दूसरी तरफ एक बयान में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गडापुर ने इससे पहले सूबे में ऑपरेशन की मुखालिफत करते हुए कहा था कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास मीटिंग कम और प्रेजेंटेशन ज्यादा थी। खैबर पख्तूनख्वा में किसी सूरत ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे। जबकि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में बानी पीटीआई के हवाले से कोई बात नहीं हुई और आगे बढ़ने के लिए इमरान खान को रिहा करना होगा। अब स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि अगर सूबाई हुकूमत फोर्सेस को ऑपरेशन से रोकती है तो हालात की जिम्मेदारी भी कबूल करे। बानी पीटीआई ने बतौर वजीर आजम कौमी सलामती कमेटी में शिरकत से इनकार किया था। पार्लिमानी कमेटी की हैसियत को कमजोर करना कौमी मफाद के खिलाफ है। इससे पहले आपको याद होगा कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था, लेकिन पीटीआई ने इसमें शिरकत नहीं की थी। हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से पीटीआई के इस इकदाम पर शदीद तनकीद की गई थी। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने भी कहा है कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत ना करके बानी पीटीआई ने अपने ऊपर मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर लिए हैं। लेकिन एक सियासी जमात के सोशल मीडिया ने वही प्रोपेगेंडा किया जो भारतीय मीडिया कर रहा था। दूसरी जानिब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो पीटीआई के सोशल मीडिया का मामला है उस पर जेआईटी जराए का यह कहना है कि पीटीआई के अफराद से दौरान तफ्तीश जेआईटी ने इश्तियाल अंगेज मवाद जमा किया है। ये मवाद पीटीआई क़यादत की रियासत मुखालिफ सरगर्मियों और प्रोपेगेंडे का सबूत है। जेआईटी जराए ने कहा है कि रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के करीबी रिश्तेदार भी मुलव्वस पाए गए हैं। जेआईटी फोरम जो है वो फाल तौर पर मुजरमों के खिलाफ कानूनी और इंतजामी कार्रवाइयों की सिफारिश कर रही है। जेआईटी जराए ने यह भी दावा किया है कि रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा अंदरून मुल्क और ऑफशोर अकाउंट्स के हैंडलर्स के जरिए किया गया और इसकी जो माली आनत है वो गैर मुल्की लाबीज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के जरिए की जा रही है। अब जेआईटी ने अलीमा खान समेत 17 अफराद को दोबारा से तलब कर लिया है। अब एक तरफ तो ये दहशतगर्दी का मामला है जिस पर कौमी इत्तफाक राय की जरूरत है, लेकिन हुकूमत का यह कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी राह में रुकावट है और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट्स का इशू है और जिस पर जेआईटी की ये तफ्तीश भी जो है वो जारी है। इन दोनों मामलों पर बात करने के लिए शेख फकास अकरम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। उनसे इस हवाले से मजीद पूछते हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त। आज शेख साहब हुकूमत कह रही है इत्तफाक राय चाहिए इतने बड़े वाक़े के बाद, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसकी जो पॉलिसीज हैं, इसके जो फैसले हैं, ये इत्तफाक राय नहीं होने दे रहे। तो क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जिम्मेदार है ये इत्तफाक राय या ये यक आवाज ना होने का? देखें, मैं तो समझता हूं कि हुकूमत को ऐसी बचकाना बातें नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि शायद हुकूमत भूल गई है कि हुकूमत तो हमें पार्टी नहीं मानती। हुकूमत भूल गई है कि इनकी पीडीएम की गवर्नमेंट के अंदर हमसे हमारा जो है वो निशान छीन लिया गया। हमारे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के होते हुए भी मजबूर हैं आजाद हैसियत से कई असम्बलियों में बैठने पर, कईयों को SIC ज्वाइन करना पड़ा। तो चलो इनकी इन बचगाना हरकतों की वजह से आप देख लें कि वक्त कितना वो होता है कि आज इन्हें तहरीक इंसाफ याद भी आ रही है और बार बार जिस पार्टी की एग्जिस्टेंस को ये नहीं मानते थे, आज उसकी एक ब्रीफिंग में एब्सेंस को जो है वो कौमी यकजहती ना होने से तशबीह दे रहे हैं। व्हाट अ लूजर दीज पीपल आर। आई मस्ट से कि हम ये समझते हैं कि अगर हुकूमत संजीदा होती कौमी यकजहती के हवाले से, तो अगर एक संजानी के जलसे को डिले करवाने के लिए छुट्टी वाले दिन सुबह जेल 7 बजे खुलवा के हमारे जिम्मेदारान को मिलाया जा सकता था, तो ये तो बहुत बड़ा एक अहम इशू है। दहशतगर्दी जो कि नासूर है, जो कि खत्म होना चाहिए और इस पे कौम को इकट्ठा होना चाहिए, अगर ये संजीदा होते तो हमने तो सिर्फ 3 आदमियों के लिए रिक्वेस्ट किया था कि आप उनसे मिला दें। सो इट इज देयर नॉन सीरियसनेस, इट इज देयर नॉन सीरियस एटीट्यूड जो कि कौमी, और देखें कौमी यकजहती नुमाइंदा हुकूमतें उनके जरिए होती है, इंस्टॉल्ड हुकूमतों के जरिए नहीं होती है।
लोगों ने इनको वोट ही नहीं दिया है। ये तो एस्टेब्लिशमेंट ने इनको यहाँ पे बिठा दिया है, तो इनके नीचे लोग कौम कैसे यकजहती शो करेगी, या कौम यकजा कैसे होगी इनके नीचे? ये बेवकूफ है, बुनियादी कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे हैं। लोग हकीकी कायदीन के पीछे इकट्ठे होते हैं, हकीकी लीडरान के पीछे इकट्ठे होते हैं, इंस्टॉल के पीछे इकट्ठे नहीं होते। तो मैं नहीं समझता कि ये सिर्फ अपनी मर्जी के अलायन मीडिया को साथ मिला के अगर ये प्रोपेगेंडा करेंगे, somebody would buy it, nobody will buy it। कौमी यकजहती अगर नहीं है तो इसलिए नहीं है क्योंकि ये हकीकी नुमाइंदे नहीं है। राइट, लेकिन शेख साहब, अब ये इस इजलास के बाद वजीर आला के बयानात को भी लेकर एक बहस चली है, जो ऑपरेशन से मुतालिक जो है वो उन्होंने कहा कि कोई ऑपरेशन नहीं होने देंगे, इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन आज हुकूमत आई, तलाल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि ना तो कोई ऑपरेशन हो रहा है, ना ही कोई ऑपरेशन की बात हुई है। तो क्या कोई वजीर आला से बात हुई? क्या पार्टी के अंदर ज़रा वाज़ेह है कि ये ऑपरेशन वाले मामले पर आखिर बात क्या हुई? देखें, बात यह है कि इन कैमरा ब्रीफिंग थी। ऑब्वियसली चीफ मिनिस्टर जो है वो इन कैमरा ब्रीफिंग की उस तरह तो चीजें नहीं एक्सप्लेन करेंगे, मगर उन्होंने बड़ा बता दिया कि अब हर आदमी वहां से चीजें लीक कर रहा है, कोई सेनेटर लीक कर रहा है, कोई एमएनए वहां से उनकी इन कैमरा ब्रीफिंग की जो चीजें हैं वो लीक कर रहा है। तो चीफ मिनिस्टर देखें, ये बुलाई क्यों गई थी? ये दहशतगर्दी के हवाले से बुलाई गई थी, और दहशतगर्दी के हवाले से स्टांस इस हुकूमत का क्या है कि उनसे ऑपरेशन के हवाले से ही वो बात करते हैं। और अब वो गुफ्तगू क्योंकि किसी और नहज पे चली गई और बातें किसी और तरफ चली गई, तो ये अब उसको डिनाई करने की कोशिश करते हैं। तो और बात है, हुकूमत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो दहशत गर्दों से और दहशतगर्दी से निपटने के लिए कमिटेड है, क्योंकि हम समझते हैं कि दहशतगर्दी की मजम्मत होनी चाहिए, दहशतगर्दी को खत्म होना चाहिए। खुशहाल और मजबूत पाकिस्तान के लिए एक दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं है, और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा अपना किरदार अदा किया, खसूसन केपी की अवाम ने हमेशा इम्पैक्ट जो है सबसे पहले खुद बर्दाश्त किया है। तो मैं नहीं समझता कि ऑपरेशनल बातें जो है वो इन कैमरा ब्रीफिंग के बाहर कहीं होनी चाहिए या किसी को डिस्कस करनी चाहिए, अगर कोई ऐसी चीज भी है। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, वो उन्होंने चीफ मिनिस्टर ने वहां जाके दे दिया और बड़े फोर्सफुल तरीके से दिया है। ठीक है, लेकिन एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल देखिए, सूबाई हुकूमत का ताउन तो चाहिए होगा। वफाकी हुकूमत ने अगर कुछ भी करना है, और अगर सूबाई हुकूमत ने कुछ करना है, तो उसको भी वफाकी हुकूमत का ताउन चाहिए होगा। तो फिर ये जो कोऑपरेशन या कोऑर्डिनेशन का मामला है, इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी जिसकी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत है, वो इसको किस तरह से देखती है? क्या विलिंग है कोऑर्डिनेशन सपोर्ट के लिए? अगर कोई भी ऐसा इकदाम या जिनको हम सख्त फैसले कह रहे हैं, वो सख्त फैसले या इकदाम लेने हों, वो लेना ही नहीं चाहते सपोर्ट। एक एपेक्स कमेटी के अंदर एक जो है ये तय हुआ था कि सूबाई हुकूमत जो है खैबर पख्तूनख्वा की, वो एक जगह फैसिलिटेट करेगी अफगानिस्तान भेजने के लिए। मगर क्योंकि ये डोमेन जो है ये फेडरल होती है, तो वहां ये तय पा गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के भी जो हेड्स थे, चीफ्स थे, वो वहां पे बैठे थे। बहुत सी पार्टियों के जो है सदूर वहां पे थे, बहुत सी पार्टियों की नुमाइंदगी थी, हमारी अपनी पार्टी की नुमाइंदगी थी। चीफ मिनिस्टर के अलावा हमारे बैरिस्टर गौर साहब भी वहां पे थे। और उसमें फिर हमने एक जरगा तश्कील दिया, क्योंकि जो लोग यहाँ रहते हैं केपी में, उनकी फैमिलीज वहां पे हैं, रिश्तेदारियां हैं, रुफ़क़ाए कार है, कारोबार है, अजीजदारियां हैं, और एक जो है मजहबी और एक बड़ा मामला है जो इनका आपस में है, बॉर्डर के इस पार उस पार। तो ये ज्यादा इफेक्टिव लोग हैं, और ये इन्होंने इस सालों से डील किया है। तो उस एपेक्स कमेटी में जब ये चीजें में गो अहेड दी गई चीफ मिनिस्टर को, तो उन्होंने TORs बना के भेज दिए फेडरल गवर्नमेंट को। ये महीना डेढ़ हो गया इसको। फेडरल गवर्नमेंट ने अभी तक उन TORs की अप्रूवल नहीं की है, उसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया है, उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया है, उस पर गो अहेड नहीं दिया है। वरना 1-1.5 महीने पहले जरगा चला गया होता अफगानिस्तान, और चीजों में देखें, उम्मीद तो हमें यही है कि जाते बातचीत होती तो कोई चीजें बेहतर होती। तो ये हुकूमत चाहती नहीं है सपोर्ट जनाब, ये चाहते हैं कि ऐसे ही होता रहे इस मुल्क में, इनकी दुकानदारी, इनकी इंस्टॉलेशन जारी रहे और इनकी दुकानें चलती रहे। ठीक है, लेकिन शेख साहब अब देखिए, एक ये कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, उसमें आप नहीं गए, फिर आपने अपनी जो है वो एक APC बुलाने का ऐलान कर रखा है।
अब चाहिए तो ये कि सब एक इकट्ठे होकर इस हवाले से जो है वो आवाज बने। तो लेकिन अब आपकी अपनी एपीसी है, तो जो आपकी एपीसी है, हुकूमत ने तो किया जो किया, लेकिन आपकी जो एपीसी है उससे क्या फायदा होगा? देखिए जी, ऑब्वियसली उसमें तमाम ऐसी जमातें हम शामिल करने की ख्वाहिश रखते हैं, तमाम सियासी पार्टियां जो जब यक आवाज होंगी, थोड़ा मैंडेट होगा, ज्यादा होगा मगर जायज होगा, नहीं होगा तो भी उनकी एग्जिस्टेंस होगी। वो मैंडेट जो नहीं होंगे उनकी आवाज ज्यादा इंपैक्ट रखती होगी। उनकी आवाज जब यकजान होके अपने जवानों के हवाले से भी सामने आएगी, उनकी सपोर्ट के लिए भी आएगी, तो उनको भी हौसला मिलेगा। जब अवाम के लिए आएगी तो अवाम को भी हौसला मिलेगा। आप देखें तरा में और ये इधर आपके ये करक में, यहाँ पे अवाम ने निकल के पुलिस के साथ मिलकर दहशतगर्दों का मुकाबला किया है। तो अवाम की ओनरशिप होना बड़ी जरूरी है किसी भी एक्शन के लिए, और अवाम की ओनरशिप जो होती है वो थ्रू उसके अवामी नुमाइंदे होती है। और अवामी नुमाइंदे कौन से होते हैं? जो हकीकी होते हैं, जो असल होते हैं, इंस्टॉल के नुमाइंदे नहीं होते हैं। तो जो इनकी एपीसी होगी वो इम्पैक्टफुल होगी, उसका असर होगा, उसकी बात जो है वो लोग समझ से लेंगे। राइट, लेकिन इसमें शेख साहब लास्टली एक इशू जो कि इस वाकये के बाद भी और इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ा जाता रहा है, वो तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट्स का मामला है। आज भी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं कि जीआईटी ने ज़राए ने बताया है कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे को माली जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट भी जो है वो इन अकाउंट्स को जो है वो मिल रही थी, जो प्रोपेगेंडा जो है वो कर रहे थे। तो बतौर मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पार्टी तर्जुमान, आप इन मीडिया रिपोर्ट्स को जो है वो किस तरह से देखते हैं, और ये जो जीआईटी के हवाले से जो बातें की जा रही हैं? देखिए जी, पहली बात तो ये है, मुझे नहीं पता कि वो कौन सी चीजें हैं जिनको पीटीआई के लीडरान देखते थे। क्लैरिटी से तो कोई बात नहीं कर रहा। टीवी के ऊपर हम टिकट शिकट देख लेते हैं और उसमें वो जो एक प्रोपेगेंडा हो रहा है मुनज़्ज़म तरीके से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उसके लिए पाकिस्तान की सलामती से बढ़ के कुछ नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान साहब कह चुके हैं ये मुल्क भी मेरा है, ये फौज भी मेरी है। उनको फौज बहैसियत इदारा से कोई इशू नहीं है, और मैं नहीं समझता कि उन्होंने कभी इस किस्म की बात भी की है। अब 2-3 दिनों से जो चीजें सामने आ रही हैं वो फेक अकाउंट्स हैं, बहुत सारे फेक अकाउंट्स हैं। और उन फेक अकाउंट्स के पीछे कौन है, कैसे है, हमें उसका कोई इल्म नहीं है। मुझे एक दोस्तों ने कहा कि आप इसको डिसओन करें। मैंने कहा नहीं, मैं उस चीज को तो डिसओन करूं जो मेरी है, या मैं ओन करता हूं तो मैं डिसओन कर दूं। जिनको मैं ओन ही नहीं करता हूं उसको मैं डिसओन कहां से करूं? जिनके मुझे ये नहीं पता चला कौन रहा है, बैठा कौन है, कर कौन रहा है। हम जिम्मेदार होंगे अपने ऑफिशियल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के एज अ पार्टी। पूरी पार्टी, गौर साहब बैठे हैं, सेक्रेटरी जनरल बैठे हैं, इंफॉर्मेशन है, सारे बैठे, तो ये जिम्मेदार हो सकते हैं। उसमें भी हमारी एसएमटी के लोग, आपको पता है कि वो उनकी जानों को और इमलाक को खतरा था, जिसकी वजह से पाकिस्तान में नहीं है लोग ज्यादा। तो कहने का ये मकसद है भाई जेड़ा अकाउंट ज्यादा है ही नहीं, वो फेक जो अकाउंट है, पुट्ठे सीधे ना ने उन्होंने वो फजूल किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, बेहुदा किस्म का, तो उदा साडा की ताल्लुक उहदे नाल? अच्छा, मतलब ठीक है, राइट, सही, बिल्कुल ठीक शेख साहब, राइट, ठीक है। थैंक यू सो मच। शेख वकास अकरम हमारे साथ मौजूद थे, पार्टी के तर्जुमान और रहनुमा बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक में शामिल कर रहा हूँ, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक तो हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास है उसमें शिरकत नहीं की, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अगर हुकूमत पर जो तनकीद हो रही है कि वो माहौल और वो एक यकजहती जो हमें सानिया जाफर जैसे एक्सप्रेस के बाद नज़र आनी चाहिए थी वो क्यों नज़र नहीं आ रही, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही इसकी जिम्मेदार है। और साथ ही साथ हुकूमत जो है वो पाकिस्तान
तहरीक इंसाफ को इस मामले पर जो है वो ख़ास तौर पर जो एक नैरेटिव है वहाँ पर भी जो है वो तनकीद का निशाना बना रही है कि ये जो है वो एक नैरेटिव नहीं बनने दे रहे, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक जो एक स्ट्रॉन्ग वॉइस होनी चाहिए वो इनकी वजह से जो है वो नज़र नहीं आ रही। और फिर जो आज ऑपरेशन वाला मामला है उस पर भी तलाल चौधरी ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हुकूमत की तरफ से ये वाज़ेह तौर पर कहा गया कि ना तो ऑपरेशन का कोई फैसला हुआ था और ना ही कोई ऑपरेशन की बात हुई थी। अब इस पर हुकूमती मौक़िफ़ जो है वो क्या है, ये इस पर बात होगी। सेनेटर अफनानुल्लाह साहब इस वक्त मेरे मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है। अफनानुल्लाह साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अफनान साहब, एक तो दोनों तरफ से काफ़ी बातें हो रही हैं, लेकिन ये जो दहशतगर्दी वाला मसला है इस पर अगर इत्तेफाक राय कायम करना है तो ये बुनियादी जिम्मेदारी हुकूमत की बनती है कि हुकूमत इसके ऊपर जो है वो एक इत्तेफाक राय पैदा करे या इत्तेफाक राय कायम करे। तो क्या वजह है, क्यों ये इत्तेफाक राय हमें नजर नहीं आ रहा जो होना चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारी तो बहुत ख्वाहिश है कि हम जो है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को और तमाम जो मेजर प्लेयर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको साथ लेकर चलें। लेकिन देखिए, ताली जो है वो दो हाथ से बचती है। हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, अगर एक पार्टी तय कर ले कि उसने किसी सूरत जो है वो अगले की बात नहीं माननी, किसी सूरत जो है वो इंतशार फैलाने से बाज नहीं आना, तो हम क्या कर सकते हैं, आप मुझे बताएं ना। मतलब एक ऐसी पार्टी है जो जब वो हुकूमत में थी तो उनके लीडर ये फरमाते थे कि मैं ये चोरों के साथ नहीं बैठूंगा, मैं इनको एनआरओ नहीं दूंगा। फैटअप का मसला हुआ, बालाकोट के ऊपर हमला हुआ, वो नहीं बैठे। मतलब और पता नहीं कितने मसाइल 4 साल के हुए, मगर वो हमारे साथ बैठने से वो इनकारी थे बिल्कुल। मगर अब अल्लाह ताला की आप कुदरत देखें कि हालात ऐसे तब्दील हुए कि वो अब जेल में हैं और हम हुकूमत में हैं, और वो हमारी मिन्नतें कर रहे हैं रोजाना की मेरी मुलाकात करा दो। कभी वो मिन्नतें करते हैं कि जी मुझे जो है वो उधर इजलास में बुला लो, कभी वो कोई और मिन्नत करते हैं। भाई बात ये है कि आप अपनी ज़ात से बाहर निकले। आज इस सियासत अपनी ज़ात के लिए नहीं की जाती, या अवामी मुफाद के लिए या किसी बड़े मकसद के लिए की जाती है। ये इनकी दुनिया शुरू और ख़त्म अपनी ज़ात से होती है। ये बस अपने फ़ायदे, अपने मसाइल से ये बाहर निकलते ही नहीं है। अब इनको एनआरओ भी चाहिए, अब इनको हर चीज़ चाहिए, अब इनको छोटी छोटी चीज़ों के लिए मिन्नतें कर रहे होते हैं, फलाने से मेरी मुलाकात नहीं करवाई। भाई बात यह है कि आप थोड़ा सा इस चीज़ों से बाहर निकलें। आप ये सोचें कि मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है, आपकी क्या उसमें कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। अब आपको मैं मिसाल दे देता हूँ। जब बालाकोट वाला मसला हुआ 2019 में फरवरी में, तो उस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जेल में थे। बदतरीन फस्तायत का शिकार थी PMLN। ज्यादातर लीडरशिप यहाँ बंद थी, उन पे झूठे केसेस बना दिए गए थे। मगर जब बालाकोट का मसला हुआ तो हमने ये नहीं कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब को आप पहले बाहर निकालें, अच्छा, और हमारी ये 4 शर्तें पूरी करेंगे तो हम जो है वो पाकिस्तान के साथ और वफाक के साथ खड़े होंगे। हमने कहा जी मुश्किल वक्त है, मुल्क पे हमला हुआ है, इस वक्त हम सारे एक साथ हैं। सारी ज्वाइंट सेशन में भी पार्टिसिपेशन की, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में भी पार्टिसिपेशन की, हर जगह जो हम अपना रोल प्ले कर सकते थे एक अच्छी अपोजिशन का, वो हमने रोल प्ले किया। हालांकि हम भी ये कह सकते थे कि ये हुकूमत जो है ये RTS वाली हुकूमत है, इनका मैंडेट ही ठीक नहीं है, इन्होंने तो चोरी का वोट लिया है, इन्होंने तो अब रिजल्ट तब्दील करवा के अंपायर की उंगली खड़ी करके जो है ये हुकूमत में आए हैं। मगर हमने ये नहीं कहा, हमने कहा ये वक्त इन बातों का नहीं है। ये वक्त है कि हम एक दूसरे के साथ बैठ के जो हमारा दुश्मन है उसको मैसेज दें कि हम मुत्तहद हैं। मगर बदकिस्मती से ये मामला जो है वो इमरान खान साहब की जिंदगी में है ही नहीं, वो अपनी जात से बाहर नहीं निकल सकते। ठीक है, राइट। लेकिन इसमें अफनान साहब क्या मसला जो है वो सिर्फ एक मुलाकात का ही है कि बस मुलाकात हो जाती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ जाती? नहीं, वो एक मुलाकात का नहीं है, वो ख्वाहिशात है बहुत सारी। बहुत सारे NRO हैं, अच्छा, कोई छोटे मोटे NRO हैं, कोई बहुत बड़े NRO हैं, जिसमें उनकी ख्वाहिश ये है कि उनको जेल से भी बाहर निकाला जाए, उनकी सजाएं खत्म की जाए, उनको वजीर आजम पाकिस्तान दोबारा बनाया जाए, उनको और पता नहीं क्या क्या ख्वाहिशात है उनकी, क्योंकि मैं उनकी बंदी नहीं होती। तो वो ज़ाहिर इस तरह तो मामला नहीं चल सकते ना कि आपकी जो है वो जाती मफादात के लिए ये मुल्क जो है, पहले इस मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है आपकी जाती ख्वाहिशात पूरी करते करते। आपको वजीर आजम बनाते बनाते इस मुल्क की जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया गया। आपको आपने इस मुल्क, और आप जब बन गए तो आपने वो हरकतें की जो कभी आपने अपने मैनिफेस्टो में भी नहीं लिखी थी। आपने अपोजिशन को दबाया, आपने फुस्तायत की इंतहा की, आपने मुल्क की इकॉनमी के अंदर दरारें डाली, बारूदी सुरंगें बिछाई, और जब आपको लगा कि आपकी हुकूमत खत्म होने लगी है
तो आप मुल्क को डिफॉल्ट के करीब लाके खड़ा किया, तालिबान को वापस लाकर आबाद किया ताकि सिक्योरिटी का निजाम तबाह हो जाए इस मुल्क का। अच्छा, और फिर ये करके आप गए हैं, ये आपका रिजल्ट कार्ड ये है। देखिए इसमें अब हुकूमत ये कहती है, कौमी सलामती कमेटी के इजलास में फैसला हुआ कि सख्त फैसले जो है वो लेने हैं। तो आपके ख्याल में ये सख्त फैसले क्या तहरीक इंसाफ के बगैर लिए जा सकते हैं? देखिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जब 4.25 साल इमरान खान साहब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में नहीं थे तो फैसले लिए गए ना बड़े बड़े। मामला चलता रहता है, ये कोई इस मुल्क में या इस दुनिया में कोई भी, जिसे कहते हैं ना, वो जो अनडिस्पेंसेबल नहीं होता, इनडिस्पेंसेबल नहीं होता। तो ये भी इनकी भी कोई ऐसी नहीं है। वो कहते हैं ना कि ग्रेवयार्ड इज फुल ऑफ इंडिस्पेंसेबल पीपल। तो हम सब ने मर जाना है इस मुल्क ने। अल्लाह ताला इस मुल्क को आगे लेके चलेगा इंशाल्लाह। तो ये अगर ये देखें, अगर ये इनकी ख्वाहिशात हैं कि इनको एक कॉन्विक्टेड क्रिमिनल को जो करप्शन के केस में कॉन्विक्ट हुआ हो, उसके अलावा और पता नहीं 6 केसेस में कॉन्विक्ट हुए हैं, मॉरल, फाइनेंशियल, हर किस्म की करप्शन में ये कॉन्विक्टेड है, तो ये इनकी ख्वाहिश है कि मुझे पता बाहर निकाल के जो है वो वज़ीर आज़म बना दिया जाए। ये तो नहीं हो सकता। ठीक, लेकिन चले वो सियासी जमात का बतौर तहरीक इंसाफ तो मामला ठीक है, एक अलग है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में तो उनकी हुकूमत है। अब अगर आपने कुछ भी करना है खैबर पख्तूनख्वा जैसे सूबे में जो दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासर है, तो वहां पर तो आपको सूबाई हुकूमत का ताउन जो है वो चाहिए होगा। तो ये जो हालात हैं या जो अभी हम देख रहे हैं, इन हालात में फिर ये सूबाई हुकूमत से किस तरह से ताउन लेंगे? लेकिन बात यह है कि केपी हुकूमत जो है वो जो मर्जी कहती रहे, ये सब्जेक्ट विफाक का है। मुल्क के जो 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 सरहदों का मसला है, मुल्क के अंदर जो सिक्योरिटी का इशू है, अली अमीन गंडापुर साहब जो है उनके पास ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी को रोक सके। वो वजीर आला है, वो इंटीरियर मिनिस्टर नहीं है, वो डिफेंस मिनिस्टर नहीं है। जो सब्जेक्ट फेडरल का है उसके अंदर सूबा जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता, और अगर इंटरफेयर वो करेंगे तो वो उनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से करेंगे। उनके पर्सनल इंटरेस्ट हैं, वो अलाइंड है तालिबान के साथ, उनके भत्ताखोरियों के साथ वो अलाइंड है। वो उनको वो इस्तेमाल करते हैं अपने इलेक्शन मुहिमों के लिए, वो अपोजिशन को दबाने के लिए, वो लोगों को मरवाने के लिए। तो वो क्यों चाहेंगे कि जो है वो उनका ये जो अलायंस बना हुआ है अनहोली वो खत्म हो। तो लेकिन हुकूमत जो है वो जब फैसला कर लिया जाएगा कि जी ये काम करना है तो ये काम किया जाएगा, और अगर इन्होंने कहीं ज्यादा मसाइल क्रिएट किए तो इनके साथ भी डील किया जाएगा, और ये इनके लिए और मसाइल पैदा होंगे अगर इन्होंने इसके अंदर मजीद दरारें डालने की कोशिश की इस मसले में। अच्छा, ठीक है, राइट, बहुत शुक्रिया। सेनेटर अफनानुल्लाह हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल कर रहे, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चैंपियंस ट्रॉफी के इनकाद के बाद और उससे हासिल होने वाली जो आमदनी है, इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। चेयरमैन पीसीबी के मुशीर आमिर मीर और सीएफओ जावेद मुर्तज़ा ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस मौके पर आमिर मीर ने कहा कि भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा उन्हें बेनकाब करना है जो उस वक्त किया जा रहा है, और पाकिस्तान की क्रिकेट को मुश्किल में धकेलने की कोशिश की जा रही है, और पाकिस्तानी दुश्मन मीडिया जो है वो एक झूठ की दुकान चला रहा है। आमिर मीर ने यह भी कहा कि अभी ऑडिट होना है, लेकिन इसके बावजूद 3 अरब के मुनाफे का तखमीना लगाया गया है, जबकि 2 अरब रुपए की तवक्को थी। तवक्को से ज्यादा मुनाफा हुआ है, और यह मुनाफा गेट मनी और ग्राउंड फीस से हासिल हुआ। पीसीबी ने 4 अरब रुपए हुकूमत को टैक्स दिया है। आईसीसी ने तमाम अखराजात उठाए। इस मौके पर जावेद मुर्तज़ा ने भी कहा कि पीसीबी को कोई माली नुकसान नहीं हुआ। गुज़िश्ता माली साल में 10 अरब रुपए का मुनाफा हुआ। स्टेडियम्स के लिए बजट 18 अरब रुपए तक था। जावेद मुर्तज़ा ने कहा कि 2 मरहलों का बजट 18 अरब था। पहला मरहला 12.8 अरब का था। हम मजमूई तौर पर माली लिहाज से मजबूत हैं, और ये आईसीसी का इवेंट था जिसका इनेकाद पीसीबी ने किया। अब एक तरफ ये प्रोपेगेंडा है, दूसरी तरफ चैंपियंस ट्रॉफी के बाद के जो मामलात हैं, और ये जो पीसीबी की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, इस पर बात करने के लिए माजिद भट्टी साहब इस वक्त में मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। माजिद भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। माजिद भट्टी साहब, सबसे पहले तो बताइएगा कि ये कुछ क्लियर हुआ है कि ये जो हमने इतना बड़ा इवेंट करवाया तो हमें पैसे मिले हैं, या पैसे कहीं देने तो नहीं पड़ गए हमें? लेकिन रहमान साहब, जो इसमें जो मेन चीज है कि पाकिस्तान को जो होस्टिंग राइट्स हैं आईसीसी के,
वो तो तय है कि पाकिस्तान को तकरीबन $60 लाख जो है, $6 मिलियन कह लें या $60 लाख कह लें, वो पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स के मिलेंगे। फिर जो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आमिर मीर साहब, जो पीसीबी के चेयरमैन के, और इनके अलावा जो सीएफओ थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि 3 अरब रुपए पाकिस्तान के जो है वो गेट मनी से मिल रहे हैं, जिसमें दुबई के 5 मैच जो इंडिया ने खेले वो भी शामिल है। अब आपको पता है कि भारत जो है वो पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का कोई मौका जाने नहीं देता। तो यहाँ बेसिकली भारत अपना स्कोर सेटल कर रहा है। हालांकि इस चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की टीम तो पाकिस्तान नहीं आई। हमने 9 भारतीय साथियों को पाकिस्तान के वीजे दिए और मुल्तान तक का हमने उनको वीजा दे दिया। नॉन पुलिस रिपोर्टिंग उनका वीजा था जो उनको दिया गया, मल्टीपल वीजा दिया गया, लेकिन हमने फराग के लिए दिखाई। लेकिन जब वो लोग वापस गए या उनके जो दूसरे साथी थे वो पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा कर सकते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने यही बताया कि पाकिस्तान को इस चैंपियंस ट्रॉफी से नुकसान नहीं, फायदा हो रहा है। अच्छा, तो दूसरी बात हो रही है ग्राउंड्स की। तो देखिए 29 साल बाद आईसीसी इवेंट हो रहा है। पाकिस्तान ने तो वैसे ही अपने ग्राउंड्स को अपग्रेड किया है। तो उसका इस आईसीसी के इवेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक इस लिहाज से बनता है कि पहले हमने ये मौका देखा और इस मौके पे अपग्रेड कर लिए ग्राउंड, लेकिन ये कह देना कि जो नुकसान बहुत ज्यादा हो गया, पाकिस्तान को फायदा नहीं हुआ, तो भारत जो है वो एंटी पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा जो करता है, तो अब क्रिकेट में भी वो बहुत ही। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये कोई भट्टी साहब वहाँ की कोई सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म्स नहीं है, बल्कि जो खबर दे रहे थे या जहाँ पर ये इशू डिस्कस हुआ है वो बड़े क्रेडिबल उनके इदारे और मेन स्ट्रीम मीडिया भी उनका जो है वो शामिल था। तो वहां पर तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, बड़े मंझे हुए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और भारत में आपको पता है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री और जो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की इंडस्ट्री है वो बहुत ग्रो जो है वो कर चुकी है। लेकिन इसके बावजूद इस तरह की बातें, ये इसके पीछे आपको वजह क्या लगती है? देखिए अभी भी जो उनके बड़े अखबारात हैं या उनके जो सीनियर और सीजन जर्नलिस्ट हैं वो इस कैंपेन का हिस्सा नहीं है। इसमें कुछ यूट्यूबर्स पाकिस्तान के भी हैं और कुछ भारत के यूट्यूबर्स और कुछ वेबसाइट्स के लोग हैं वो इसमें होगा, लेकिन मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म करने वाले जो लोग हैं इंडिया में वो इस मुहिम में शामिल नहीं है। चंद एक होते हैं लेकिन उनका शुमार आटे में नमक से बराबर है। लेकिन ज्यादातर यूट्यूबर जो है या जो नॉन सीरियस किस्म के जर्नलिस्ट है वो बहुत ज्यादा यूट्यूब पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ठीक है। और भट्टी साहब, हमने जो आईसीसी को खत लिखा था अपने ऑफिशियल की रिप्रेजेंटेशन और स्टेज पर जगह ना देने के हवाले से, आईसीसी का जवाब उसमें कुछ पता चला क्या आया है, और फिर हमारी तरफ से दोबारा उस जवाब को नाकाफी क्यों समझा गया है? देखिए मेरे ख्याल में वहां मिस कम्युनिकेशन मुझे नजर आया। आज अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया उनका जो जवाब था वो सेटिस्फैक्टरी नहीं था। हमने वो उनको दोबारा कहा कि हमें इस पर मेरे ख्याल में जो मेरा जाती ख्याल है कि अगर मोहसिन नकवी साहब नहीं जा रहे थे तो क्या आईसीसी को पहले कन्वे कर दिया गया था कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं वो पोडियम पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन पाकिस्तान जाहिर एक बड़ा टेस्ट प्लेइंग कंट्री है, आईसीसी के इस इतने बड़े टूर्नामेंट का होस्ट था। अगर पाकिस्तान के साथ इस तरह का सलूक हुआ है, फिर लाहौर में आपने देखा ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के मैच में यहाँ पर इंडिया का कौमी तराना थोड़ी देर के लिए चल गया, फिर एक और ग्राफिक्स का इशू आया। ये सारे इश्यूज जो हैं मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब को चाहिए कि इसको टेकअप करें आईसीसी बोर्ड मीटिंग के ऊपर। ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया। माजिद भट्टी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, और जो मीडिया एडवाइजर थे और सीएफओ, उन दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम अफवाहों को रद्द किया कि पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट से कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि जिस तरह से भारतीय मीडिया जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहा था। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल कर रहा हूँ, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक अहम मामले को देख रही है। डिप्टी रजिस्ट्रार के खिलाफ अज खुद तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने रिमार्क्स किए कि इमरान खान की जो मुलाकातों का जो केसेस मुंतकली का मामला है वो हाई कोर्ट जज ने अगर ना किया होता
तो ये क्रिमिनल तौहीन अदालत होती। आज इस केस के समाअत के मौके पर एडवोकेट जनरल ने दलाइल में कहा कि कल आपने कहा था कि मैं इंसाफ नहीं दे सकता तो मुझे बैठना नहीं चाहिए, मुझे भी आज दिल की बात करने दें। न्याजुल्लाह न्याजी खुद अदालत में मौजूद थे और उन्हें खुद अदालत को बताना चाहिए था, और उन्होंने खुद कहा था कि मशाल यूसुफजई हमारी वकील नहीं है। अदालत से इस्तदा है कि न्याजी साहब को अदालत में बुलाकर पूछ लें। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने रिमार्क्स किए कि ये बात इतनी ही सादा थी तो कमीशन को इसीलिए तो भेजा था, बानी पीटीआई ने कह देना था कि ये मेरी वकील नहीं। मशाल यूसुफजई गई लेकिन आपने मिलने नहीं दिया। एडवोकेट जनरल ने कहा कि लार्जर बेंच दरख्वास्त हमारी नहीं बल्कि सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल की थी। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने पूछा कि क्या तमाम फरीकैन को नोटिस करके सुना गया है। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने बताया कि नोटिस नहीं किया गया, केस मुंतकली की दरखास्त आई थी। उन्होंने रिमार्क्स किए कि जज का जो एहतसाब है, ये जो जस्टिस एजाज इसहाक खान साहब है, उन्होंने रिमार्क्स किए कि जज का जो एहतसाब है वो अवाम करती है, जज का एहतसाब कोई और नहीं करता। इस कार्रवाई का मकसद लोगों को आगाही देना है और इसका मतलब हाई कोर्ट को मजीद शर्मिंदा करना नहीं है। तौहीन अदालत वही जज सुनता है जिसके ऑर्डर की खिलाफ वर्जी हो। मैं अपने या अपने कोलीग के लिए कोई नाखुशगवार बात नहीं छोड़ना चाहता। क्या आप उस अदालत के सामने लगी हुई तौहीन अदालत दरखास्त पर जो है वो दलाइल देंगे जिसके साथ मामला ही ना हुआ? क्या वो बेंच तौहीन अदालत केस सुनेगी जिसने ऑर्डर ही नहीं किया या जिसकी हुक्म अदूली हुई? जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने यह भी कहा कि आज सिर्फ केस की मुंतकली का मामला अदालत के सामने है, मुझे इस इशू पर एक फाइनल जजमेंट लिखनी है। मैं लिखूंगा कि इस तरह केस ट्रांसफर करने की कानून में कोई गुंजाइश नहीं। अगर ये काम हाई कोर्ट जज ने ना किया होता तो ये क्रिमिनल तौहीन अदालत होती। आप सबको बुलाने का मकसद है कि हमारी मुआवनत करें, मैं रिसर्च करने के लिए नहीं बैठ सकता। अदालत ने पूछा कि अब सवाल तो यह भी है कि इन केसेस में रियासत कहां खड़ी है। सवाल यह भी है कि लार्जर बेंच की तश्कील कानूनी है या नहीं। लार्जर बेंच की अदालती कार्रवाई फिर कानूनी होगी या नहीं। आज लार्जर बेंच में जो है वो समाअत होगी तो देखेंगे क्या वो कानूनी कार्रवाई है या फिर नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब केस की समाअत जो है वो ईद के बाद तक मुलतवी कर दी है। इससे पहले गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज इसहाक खान ने मशाल यूसुफजई की सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ तौहीन अदालत केस की कॉज लिस्ट मनसूख होने के मामले पर यह भी रिमार्क्स किए थे कि ऐसा करने से पहले आप मेरी अदालत की बुनियादों में बारूद रखकर जो है वो उड़ा देते। अब इस केस के समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है। देखिए इस केस पे आगे क्या कार्रवाई होती है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान रहमान नजर को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।